बेंजीन लिया, और इन दोनों क्लोरोबेंजीन में क्या होगा, ये जो 2Na है, यहाँ पर शुष्क ईथर लेना जरूरी है बेटा हमारे पास, है ना। लेकिन यहाँ शुष्क ईथर नहीं लिया जाएगा। कौन सा होता है फिटिक रिएक्शन का, क्या होता है, क्या लेंगे यहाँ पर, क्या ले सकते हैं, शुष्क ईथर ही ड्राई लेंगे। ड्राई था। हाँ, ड्राई ईथर या शुष्क ईथर एक ही बात हुई बेटा, है ना। निर्जल ईथर भी कह सकते हैं हम इसको। और जब हम इसको क्या करेंगे, इसके साथ अभिक्रिया करवाएंगे, तो ये क्या बन जाता है, बाइफेनिल बन जाता है। दो फेनिल मॉलिक्यूल ऐसे जुड़ जाते हैं। ये देखो, ये बाइफेनिल बन जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा, 2 मॉलिक्यूल NaCl। इसको कहते हैं बेटा बाइफेनिल, है ना। दूसरी रिएक्शन है इसमें फ्लेंकलस्टीन। इसे तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं आप लोग। क्या होता है फ्लेंकलस्टीन? फ्लेंकलस्टीन सर अभिक्रिया क्या? RX+Na हाँ, अब सर इसमें ये इन द ध्यान, प्रेजेंस बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहा है ना। इसमें क्या होगा बेटा, इसमें RX जो है, इस फ्लेंकलस्टीन में थोड़ा इंप्रूवमेंट करते हैं उसमें, है ना। जो RX हम लेते थे, RX का मतलब होता है, X का मतलब होता है फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है, ये होते हैं, होता है इसका मतलब, है ना। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा हमें, यहाँ पर हमें आयोडीन नहीं लेना पड़ेगा। एक्स RX के केवल क्या लेंगे, या हम क्या ले सकते हैं, क्लोरोबेंजीन, सॉरी क्लोरो और ब्रोम। ये दोनों चीज फ्लेंकलस्टीन ने केवल किसको लिया, फ्लोरो, सॉरी क्लोरो एक्स। यहाँ पर यदि हम लेंगे तो RX का मतलब यही दोनों होंगे, ध्यान रखना। RX का मतलब क्या होगा, X जहां पर होगा, तो X यहाँ पर फ्लेंकलस्टीन की कंडीशन में, किसकी कंडीशन में, फ्लेंकलस्टीन की कंडीशन में X क्या होगा, या तो क्लोरीन होगा या ब्रोमीन होगा। इन इसकी कंडीशन, इसके नेम रिएक्शन में, क्योंकि यदि हमने आई ले लिया तो गलत हो जाएगा हमारे पास, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अभिक्रिया में क्या होगा, क्लोरो एल्केन। पूछ सकता है, ये बहुत ड्रास्टिक क्वेश्चन हो सकता है कि जो फ्लेंकलस्टीन अभिक्रिया है, उसमें जो हैलोजन है, कौन से हैलोजन लिए जाते हैं, तो एक लिया जाता है क्लोरो और या ब्रोमो। यहाँ पर हम ले सकते हैं क्लोरो एल्केन, ले सकते हैं इस वाली अभिक्रिया में। थोड़ा इंप्रूवमेंट करते हैं इसको, है ना, क्लोरो एल्केन, और दूसरा क्या लेंगे, ब्रोमो एल्केन। या तो क्लोरो एल्केन लेंगे या ब्रोमो एल्केन लेंगे। यहाँ पर एक्स का मतलब यही होगा बेटा, है ना, ब्रोमो एल्केन। यहाँ के लिए, इसके लिए, ठीक है ना, तो RX होगा, ठीक, राइट, तुमने कहा RX। देन +NaI NaI, है ना, और इज इक्वल टू क्या बना देगा, सर इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन बिल्कुल, बहुत सुंदर, एसीटोन। ठीक है ना, एसीटोन की प्रेजेंस में होगा, ठीक है। RI और NX बन जाएगा। हाँ, RI और NaX NaX। देखो, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सचेंज रिएक्शन भी कहते हैं, है ना, एक्सचेंज रिएक्शन। देखो, एक्सचेंज हुआ है, तो इसकी जगह हम क्या लेंगे, ये तो जनरल रिएक्शन है बेटा, लेकिन वहां पर हमने ये नहीं लिखना है। वहां पर हमने थोड़ा सा परिवर्तन करना है, जैसे CH3, ठीक है ना, मान लीजिए CH3 हमारे पास है, CS2 है ना, और Cl हो जाएगा, प्लस क्या कर देंगे हम, NaI ले लेंगे, और इसकी जगह हम चेंज कर देंगे CH3 CS2 I, और प्लस क्या हो जाएगा, NaCl। देखो, एक्सचेंज हुआ, है ना, इसलिए इसको एक्सचेंज रिएक्शन। या दूसरा हम क्या ले सकते हैं, ब्रोमो एल्केन ले सकते हैं। ब्रोमो एल्केन की जगह हम क्या लेंगे, CH3 CH2 Br ले सकते हैं, और इस पर हम क्या करवाएंगे, NaI की रिएक्शन करवाएंगे। किसकी रिएक्शन करवाएंगे, NaI। ये ध्यान रखना बेटा, यहाँ पर क्या लेंगे, एसीटोन लेंगे, एसीटोन की उपस्थिति में लेंगे एसीटोन, ठीक है ना। और ये क्या बना देगा, CH3 CH2, और ये क्या आ जाएगा, I आ जाएगा, और प्लस NaBr। फ्लैंकल स्टीन की रिएक्शन में हमें लेना पड़ेगा क्लोरो एल्केन्स और ब्रोमो एल्केन ही लेना पड़ेगा, अन्यों को नहीं ले सकते हम, है ना। यहाँ पर लेंगे, और फिर क्या करेंगे, NaI के साथ रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है ना। ये रिएक्शन स्पेसिफिक रिएक्शन है ना। देखो बेटा, उसके बाद है हमारे पास फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन, एस्टिलीकरण। फ्रेडल क्राफ्ट एस्टिलीकरण, फ्रेडल क्राफ्ट एस्टिलीकरण में क्या होता है, दो प्रकार की होती है, एक
एल्किलीकरण होता है, एक एसिटिलीकरण होता है। बताओ बेटा क्या हो सकता है इसमें? क्लोरोबेंजीन लेंगे सर, क्लोरोबेंजीन लेंगे। प्लस क्लो CH3COCl सर। देखो बेटा यहाँ पर हम क्लोरोबेंजीन तो ले सकते हैं। देखो हमने क्या लिया, क्लोरोबेंजीन लिया, ठीक है, हाँ। और उसके बाद क्या लेना? CH3COCl सर। एसिटिलीकरण में CH3COCl। COCl हाँ, और इन द प्रेजेंस ऑफ, निर्जल AlCl3 सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, निर्जल AlCl3। निर्जल क्या लेंगे? AlCl3। ये कैटालिस्ट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, इस कैटालिस्ट को याद रखिएगा, है ना। और यहाँ क्या होगा, देखो ये क्या होगा, इस पोजीशन पे क्या आ जाता है, ऑर्थो सर पोजीशन। देखो इसके दो पोजीशन होती है, ये ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ेगा या पैरा पोजीशन पर, है ना। तो यहाँ पर दो कंपाउंड बनने की संभावनाएं होती हैं। और एक कौन कौन सी हो सकती है, जैसे देखो यहाँ पर बन जाएगा, हाँ बोलो बेटा क्या बोलना चाहते हैं? कुछ नहीं था, ऊपर क्लोरीन आएगा और ऑर्थो पोजीशन पर CH3 COCH3 आएगा सर, हम्म और प्लस ऊपर क्लोरोबेंजीन आएगा सर, हम्म और नीचे पैरा पोजीशन पे COCH3। इनमें मेन कंपाउंड कौन सा होता है? थोड़ा क्वेश्चन सब पूछता रहा। पैरा पैरा पोजीशन वाला। बिल्कुल, ये मुख्य उत्पाद होता है ना। ये हमारे पास ये वाला हमारे पास मुख्य उत्पाद होता है। अब देखो हमने ये रिएक्शन याद की है, फ्रीडल क्राफ्ट जो एल्काइलेशन है, ये इस टाइप से हो सकता है बेटा। देखो आप कंफ्यूजन भी नहीं होना है ना। मान लीजिए क्योंकि क्लोरोबेंजीन हमारे सिलेबस में है, लेकिन बेंजीन नहीं है हमारे सिलेबस में, हम क्या ले सकते हैं? बेंजीन ले सकते हैं। बेंजीन को हम क्या कर सकते हैं? CH3COCl के साथ रिएक्शन करवा सकते हैं, और इन द प्रेजेंस ऑफ कर सकते हैं, सेम कंडीशन ले सकते हैं यहाँ पर, है ना। और ये क्या बना देगा, ये इस टाइप से, जैसे पहली वाली रिएक्शन है सेम, यहाँ पर क्या आ जाएगा? COCH3, क्योंकि इसके पास पहले इस पोजीशन पर था ही नहीं कुछ, है ना। और प्लस क्या हो जाएगा? HCl निकल जाएगा। तो ये भी हम बना सकते हैं, इसको भी हम बना सकते हैं, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जो एल्काइलेशन है वो मैंने बहुत जगह बताई थी, ठीक है ना। अब दूसरा है एल्किलीकरण। तो एल्किलीकरण में क्या होगा? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, इसमें क्या होगा? इसमें भी सिंपल है, कुछ नहीं करना आपको, ठीक है ना। हम क्लोरोबेंजीन के साथ भी करवा सकते हैं। देखो हमने क्लोरोबेंजीन लिया, जैसे हमने पहले रिएक्शन करवाई, ये क्लोरोबेंजीन है, ठीक है ना। हम किसके साथ रिएक्शन करवा सकते हैं? CH3Cl के साथ रिएक्शन करवा सकते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ निर्जल AlCl3 के साथ। देखो निर्जल AlCl3 हमने लिया, ठीक है ना, AlCl3 लिया। और इसमें क्या होगा? इसमें वही कंपाउंड बनेंगे दो, जैसे हमने पहले बनाए थे। यहाँ पर क्या आएगा? ये बेंजीनिंग होगी, यहाँ पर Cl लगा हुआ है, इस पोजीशन पर CH3 है, और प्लस क्या आ जाएगा? बेंजीन आएगा, और इस पोजीशन पर भी क्या आएगा? ये Cl आ गया, और इस पोजीशन पर CH3 आ गया, ठीक है ना। ये ऑर्थो, और प्लस इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मेन उत्पाद हमारे पास ये होगा 80%, ठीक है ना। और ये 20% वाला रेयर कंपाउंड होता है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? एल्काइलेशन। इसमें दूसरी रिएक्शन भी लिख सकते हैं, देखो जो मैंने बेंजीन वाली बताई, एल्काइलेशन, बेंजीन लिया, CH3Cl लिया, ठीक है ना, और इसमें निर्जल AlCl3। ये कई जगह होती है बेटा ये रिएक्शन, है ना, हमने कई बार पढ़ा भी है, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा? CH3, और प्लस क्या आ जाएगा? HCl। ये भी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। इसके बाद ये वाली देखो बेटा, ये रिएक्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, और आप लोगों को याद भी नहीं होती होगी। किसी को याद है क्या? जल्दी से बताओ। फ्रीज पुनर्विन्यास। इसमें रीअरेंजमेंट होता है, बस कुछ नहीं होता है। एक कंपाउंड होगा, उसमें क्या होगा? रीअरेंजमेंट होगा, फेनिल एस्टर के। किसी को याद है बेटा? नहीं याद है, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पर रीअरेंजमेंट होता है, रीअरेंजमेंट का मतलब उसी कंपाउंड में इधर उधर होते हैं कुछ तत्व, है ना, कुछ एलिमेंट्स इधर उधर हो जाते हैं। देखो यहाँ पर हमने ये लेंगे, फेनिल एस्टर लेंगे, फेनिल एस्टर है ना, ये बेंजीनिंग है। और फेनिल एस्टर क्या होता है? OCO CH3 एस्टर ग्रुप पे हो, ये फेनिल एस्टर है। और यहाँ पर क्या करेंगे हम? निर्जल, और क्या लेंगे? AlCl3। क्या लेंगे? AlCl3, निर्जल AlCl3, ठीक है ना। और निर्जल AlCl3 क्या करेगा? क्या काम करेगा? क्या बनाएगा?
देखो रीअरेंजमेंट करेगा। रीअरेंजमेंट क्या है, हमें मालूम है इन सब प्रत्येक पोजीशन पर क्या है, इन सब पोजीशन पर देखो यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन लगा है, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, इन जगह सब जगह हाइड्रोजन है, ठीक है ना। अब ये क्या करता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं उनसे कुछ रीअरेंजमेंट करता है। और वो किस प्रकार से रीअरेंजमेंट करेगा, देखो जैसे माना यहाँ पर ये हमने बेंजीन रिंग लिया, और इस पर क्या होगा, ऊपर वाली पोजीशन पर जो टॉप वाली पोजीशन है, इस पोजीशन पर ओ तो था ही, और यहां से एक हाइड्रोजन ले लेता है। और कौन सी पोजीशन से लेता है, इस वाली पोजीशन, इस वाले पोजीशन का हाइड्रोजन जो होता है वो चले जाता है यहाँ, कहाँ चला जाता है, इस वाली पोजीशन पर। तो ये क्या बना देगा, ओ एच बन जाएगा। और ये जो सीओ सी एस थ्री है वो यहाँ आ जाते हैं, सीओ सी एस थ्री इस प्रकार से बना देता है। जो हाइड्रोजन था वो यहाँ चले गया और सीओ सी एस थ्री यहाँ आ गया, ठीक है। देखो इसको बोलेंगे ऑर्थो हाइड्रोक्सी कीटोन कह सकते हैं। और दूसरा हमारे पास क्या कंपाउंड बन सकता है, दूसरा बन सकता है ये, या तो इसके साथ ऑर्थो वाली पोजीशन पर, या कहाँ करेगा, पैरा पोजीशन पर करेगा। देखो यहाँ ओ एच आ जाएगा और इस वाली पोजीशन पर सीओ सी एस थ्री आ जाएगा। इसको बोलते हैं बेटा फ्रीज रीअरेंजमेंट, फ्रीज पुनर्विन्यास अभिक्रिया। कुछ भी नहीं करना आपको, केवल रीअरेंजमेंट को करना है, इधर से उधर करना होगा, ठीक है ना। तो इसको क्या कहा जाता है, फ्रीज रीअरेंजमेंट। इसको क्या कह सकते हैं, फ्रीज रीअरेंजमेंट। क्लियर, किसी को कोई दिक्कत, तो इस प्रकार से हम उसको बना सकते हैं, ये बन जाएगा COCS, है ना। तो फ्रीज रीअरेंजमेंट में कुछ नहीं होना है, बल्कि केवल क्या होना, परिवर्तन आना है। एक चीज और था बेटा इसमें, एक मिनट में तो आप लोगों को बता देता हूँ। चलो ये बाद में बताता हूँ आप लोगों को, है ना। चलो थोड़ी इस गैब्रियल थायलेमाइड अभिक्रिया, ये रिएक्शन कई रूपों में पूछी गई, है ना। एक बार इसने क्या पूछा था कि गैब्रियल थायलेमाइड संश्लेषण का प्रयोग किसके विरंजन के लिए किया जाता है, ऐसे इनके लिए पूछ सकता है, अन्य अभिक्रियाओं के लिए पूछ सकता है। इस जैसे माना फ्रीज, ये देखो एल्कलाई, ये है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन किसके विरंजन के लिए किया जाता है, विरंजन का मतलब यहाँ पर है बेटा निर्माण के लिए, है ना, किसका निर्माण कर सकते हो। तो गैब्रियल थायलेमाइड अभिक्रिया देखो, गैब्रियल थायलेमाइड जो अभिक्रिया है ये प्राथमिक अमीन को बनाती, कौन सी अमीन बनाती, प्राइमरी अमीन। इससे क्या बनेगा, प्राथमिक अमीन। एक बात को तो आपको याद रखना है, ये कौन से अमीन बनाते हैं, प्राथमिक अमीन को बनाते हैं। प्राथमिक अमीन को बनाने के लिए हम इस विधि का प्रयोग करते हैं, प्राइमरी अमीन, ठीक है ना। एक क्वेश्चन पूछा गया है गैब्रियल थायलेमाइड अभिक्रिया, ये क्वेश्चन लगभग पूछा गया था 2019 में, हो सकता है रिपीट करे इस टाइप का क्वेश्चन। वैसे इस छोटे क्वेश्चन में रिपीट नहीं होगा, लेकिन गैब्रियल थायलेमाइड अभिक्रिया पूछ सकता है ना। तो गैब्रियल थायलेमाइड अभिक्रिया में क्या होता है, हम यहाँ थैलीमाइड लेते हैं। थैलीमाइड का फॉर्मूला क्या होता है, पहले हमें ध्यान रखना होगा। थोड़ा रिएक्शन से मैं इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा इसको, ताकि हम रिएक्शन को भूलते जा रहे हैं ना। तो देखो यहाँ पर, देखो जैसे थैलीमाइड अभिक्रिया किस प्रकार से आएगा, देखो ये हमारे पास, पहले हम लेंगे थैलीमाइड। थैलीमाइड बोलते बेंजीन रिंग है और उस पर यहाँ CO लगा हुआ है, इस पोजीशन पर CO लगा, और इन दोनों को NH से जोड़ देते हैं, ये हमारे पास थैलीमाइड है। इसका नाम क्या है, थैलीमाइड। और इस पर हम रिएक्शन करवाते हैं KOH की, इसकी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। और जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, देखो H2 माइनस H2 निकल गया, है ना। और ये K कहाँ आ जाता है, इस पर आ जाता है। इसे कठिन नहीं है अभिक्रिया, थोड़ा सा समझना होगा हमें, बस बाकी तो कठिन नहीं है, याद रखना होता है। देखो CO, और इस पोजीशन पर भी CO है, और ये किससे जुड़ेंगे, N तो पहले से था और K इसमें और जोड़ देंगे, ठीक है ना, ये बन जाता है। अब फिर अगेन रिएक्शन करवाते हैं CH3I, इसकी रिएक्शन करवाते हैं CH3I, है ना, मेथिल आयोडाइड। मेथिल आयोडाइड की करेंगे रिएक्शन तो KI निकल जाएगा, KI निकल जाएगा, और उस पोजीशन पर क्या आएगा, कि हमने KI निकाल दिया, ठीक है ना। और इस पोजीशन पर क्या आएगा, CH3। बस केवल पैटर्न याद रखना है आपको, देखो क्या क्या किसके बाद क्या चीजें आने वाली, है ना। यहाँ पर आएगा CO, CO, और यहाँ N और CH3, ये आ गया, है ना। और उसमें से क्या निकल गई, KI निकल गई।
अब जो ये वाला कंपाउंड है देखो, इसको हम फिर अगेन ले सकते हैं। देखो हमने दूसरी टाइप यहाँ लिया, आगे ये लिया और इस पोजीशन पर CO है, इस पोजीशन पर CO, और इनको हम क्या करते हैं NCH3 बेटा, क्या है NCH3। इस पर हम रिएक्शन करवाते हैं वाटर मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल H2। तो जब 2 मॉलिक्यूल H2 की रिएक्शन होगी, इसमें क्या होगा, एक तो बन जाएगा थैलिक एसिड। थैलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, बेंजीन रिंग है, ये देखो ये बेंजीन रिंग है, और इस बेंजीन रिंग पर क्या होता है COOH होगा, COOH होगा। और प्लस इसमें क्या बनेगा, देखो हमारे पास बन जाएगा इस वाली पोजीशन पर जो N लगा हुआ, CH3N लगा हुआ, इसके साथ 2 हाइड्रोजन और जुड़ जाते हैं। देखो 2H2O का मतलब 2 OH, यहाँ पर 2H2O है ना, ये OH है, HOH है और HOH है, ये दो। तो इसमें से 2 OH तो कहाँ चले गए, एक OH ये हो गया, चले गए, इसने OH बना दिया, यानी कि थैलिक एसिड बना देगा। एक जो दूसरा OH है ये यहाँ चला जाएगा, और जो 2 हाइड्रोजन है इसके साथ जुड़ गए, देखो NH2 बना दिया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो हमने H2O के साथ रिएक्शन करवाई, 2 मॉलिक्यूल H2O के, वो इस प्रकार से उसने क्या कर दिया, अभिक्रिया करके ये कंपाउंड बना दिया। इसका ये है बेटा प्राइमरी अमीन्स, हमारे पास प्राथमिक अमीन। यहां पर हमने क्या बनाया, इसका नाम क्या है, मेथिल अमीन। यदि हम साधारण तौर पर देखेंगे तो मेथिल अमीन हमने बनाया। हम यहाँ पर एथिल अमीन बना सकते हैं, बना सकते बेटा या नहीं बना सकते, बताओ, बना सकते हैं या नहीं बना सकते? बना सकते हैं सर। कैसे? सर वहाँ पे जहाँ पे CH3 लिया वहाँ पे CH3 CH2 ले बिल्कुल, लेंगे। जहां पर ये CH3 ले रखा बेटा, यहाँ पर हम क्या लेंगे, CH3 CH2 ले लेंगे, बस इतना करना आपने, बस यहाँ एथिल अमीन बन जाएगा, और वो भी क्या होगा, प्राइमरी अमीन होगा। ये ध्यान रखना आपको, है ना, वो भी क्या होगा, प्राइमरी अमीन होगा। बाकी आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है, केवल यहाँ पर हमने CH3 लिया, वहां पर हमने CH3 CH2 लेना है। यहाँ पर CH3 CH2 यहाँ पर क्या होगा, CH2 CH3 हो जाएगा, यहाँ CH2 CH3 हो जाएगा, और यहाँ क्या बन जाएगा, CH3 CH2 NH2 बन जाएगा। ठीक है ना, वो भी क्या होगा, प्राइमरी अमीन्स होगा। तो पूछ सकता हो आपको, है ना, पूछ सकता है कि किस प्रकार से यह अभिक्रिया होगी। ठीक है ना, और ये पूछ सकता है कि एथिलामीन बना के दिखाइए। ठीक है ना, यहाँ पर क्या पूछ सकता है कि एथिलामीन को बना करके दिखा दीजिए। तो गैब्रियल थैलेमाइड द्वारा एथिलामीन को बना दीजिए। केवल आपको रिएक्शन याद रखनी है, बस उसके बाद आप लोग कर सकते हैं। ठीक है ना, तीसरा देखो बेटा, गटरमैन है ना, गटरमैन अभिक्रिया है, और गटरमैन में भी अलग अलग प्रकार की है ना। तो पहले हम गटरमैन अभिक्रिया को जानते हैं, उसके बाद अलग अलग अभिक्रियाएं है ना। गटरमैन कोच अभिक्रिया अलग है, ठीक है ना। तो देखो इसमें गटरमैन अभिक्रिया में क्या होगा, यहां पर क्या करते बेटा, हम गटरमैन अभिक्रिया में क्या लेते हैं, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। हाँ कोई और बताओ बेटा, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला बताना है। सर बेंजीन डाइ बेंजीन के ऊपर, हाँ बेंजीन बेंजीन के, के ऊपर प्लस चार्ज Cl माइनस चार्ज। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। देखो बेटा जो बेंजीन रिंग होगा, हमारे पास क्या होगा, बेंजीन रिंग के ऊपर N2 प्लस Cl माइनस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है ना, N2 प्लस और Cl माइनस। जब हम इसकी अभिक्रिया करवाएंगे, इसके साथ हम क्या करवाएंगे, अभिक्रिया करवाएंगे, तो किस प्रकार से होगा, देखो N2 प्लस Cl माइनस, और इस पर हम क्या करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस होगी, Cu हाँ Cu, ऑब्लिक HCl। बिल्कुल बहुत बढ़िया, HCl भी हो सकता है ना, Cu ओब्लिक HCl, और ये क्या बना देगा, क्या बन जाएगा बेटा, क्लोरोबेंजीन बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, और प्लस इसमें नाइट्रोजन गैस N2। के फॉर्म में निकल जाएगा। देखो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, देखो डाइजोनियम क्लोराइड से हमने क्लोरोबेंजीन बना दिया। ठीक है ना, हम इसको ब्रोमोबेंजीन भी बना सकते हैं, देखो ध्यान रखना, यहाँ पर हमने डाइजोनियम क्लोराइड लेना है, ब्रोमोबेंजीन बनाना। अब ब्रोमोबेंजीन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो बेटा इसको हम ऐसा लग रहा होगा कि हमने सारी चीजें पढ़ी हुई, हम दोबारा क्यों पढ़ रहे हैं, ये हमें रिवीजन करवाएगा बार बार, है ना। Cu ऑब्लिक SBr, ठीक है, Cu ओब्लिक HBr, और इसमें क्या होगा, हमारे पास क्या बन जाएगा, देखो इस टाइप से, यहाँ क्या होगा,
हमने इसमें क्या करना है, ब्रोमीन ले लेंगे यहाँ पर और प्लस N2 नाइट्रोजन गैस। ये हमारे पास गटरमैन रिएक्शन, ठीक है ना, गटरमैन कोच अभिक्रिया। तो ये देख लीजिए, ये है। अब उसके बाद गटरमैन रिएक्शन ये थी। अब गटरमैन कोक अभिक्रिया है या कोच अभिक्रिया है, जो आप लोग इसको पढ़ना चाहो, है ना। तो ये क्या बना सकता है बेटा, किस प्रकार से होता है। यहाँ पर हमने क्या लेना है, किसकी रिएक्शन करवाएंगे, किससे करवाएंगे। सर बेंजीन हाँ चलो, बेंजीन लिया हमने, प्लस CO हाँ प्लस CO प्लस HCl प्लस HCl, है ना। और क्या बनाएगा, जी सर। और ये बनाएगा बेंजल्डिहाइड। बिल्कुल क्या बनाएगा, बेंजल डाइहाइड बना देगा। क्या बना देगा, बेंजल डिहाइड। बेंजीन के HCl ऊपर CHO, ये एल्डिहाइड ग्रुप है CHO, और प्लस इसमें क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक HCl एसिड HCl निकल है। देखो बेटे, इसमें एक और चीज कंडीशन है, इस रिएक्शन के बीच में एक और कंडीशंस आती हैं कि जो ये CO और HCl है ना, ये दोनों में आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं मालूम है, ये बनाते हैं HCOCl बना देते हैं। और इसका नाम मालूम है, फॉर्मिल क्लोराइड होता है, फॉर्मिल क्लोराइड इसके बीच बनता है पहले, है ना। हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये तो आप कंफ्यूजन करेगा, चलो मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है ना, कंफ्यूजन करेगा आपको, ठीक है ना। इस प्रकार से जुड़ सकता है, ठीक है ना। इसका मोबाइल नंबर आ रहा है 929 किसका है बेटा लास्ट में, अच्छा एक नोट याद दिया, चलो ठीक है ना बेटा। तो इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। देखो ये आ गया ना, इस प्रकार से देखो इसने क्या किया, बेंजल्डिहाइड बनाया और साथ साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकल गया, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट देखो, हेलोफॉर्म अभिक्रिया। हेलोफॉर्म अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बार बार कह रहा हूँ। इस समय किस ये रहेगा कि ये हेलोफॉर्म अभिक्रिया पूछी जा सकती है आप लोगों को, ठीक है ना। हेलोफॉर्म अभिक्रिया बहुत पूछी जा सकती है। तो क्या होती है हेलोफॉर्म अभिक्रिया, सर हेलोफॉर्म अभिक्रिया, एथेनॉल। बिल्कुल। यहाँ पर दो चीजों को ध्यान रखना है, ये हमेशा क्या होता है हेलोफॉर्म अभिक्रिया, अल्कोहल किस किस कौन कौन देता है इसमें, ये सर पूछ इस, एक एथेनॉल देता है सर, और ये एस्टाल्डिहाइड देता है सर, और एस्टोन भी देता है सर। बिल्कुल। तो हमें तीन चीजें याद रखना है, हेलोफॉर्म अभिक्रिया कौन देता है, अल्कोहल दे सकता है, दूसरा कौन देता है, एल्डिहाइड देते हैं, एल्डिहाइड। और तीसरा कौन सा देता है, कीटोन देता है। इसलिए आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, कि हेलोफॉर्म अभिक्रिया कौन देंगे, कौन कौन देते हैं, निम्न में से कौन देते हैं, है ना। और वहां आपको क्या दे देंगे, कि तीन तीन दे दिया, और पूछ लिया कि उपयुक्त सभी में पूछ सकते हैं, या चौथा एक दे दिया आपके पास, ईथर भी दे दिया, कि इनमें से कौन नहीं देता है ना, हेलोफॉर्म अभिक्रिया कौन नहीं देता है। तो आपके पास आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा कि हमारे पास ईथर जो है नहीं देगा, है ना। हेलोफॉर्म अभिक्रिया क्या नहीं देगा, ईथर नहीं देगा। तो हम आसानी से समझ सकते हैं, ये तीन है हमारे पास जो क्या देते हैं, हेलोफॉर्म अभिक्रिया को देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को ऐसे बनाया जा सकता है बेटा, ध्यान रखना, ठीक है ना। क्वेश्चन टाइप से कोशिश कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन टाइप किस प्रकार से हो सकता है। तो अल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन क्या देंगे, हेलोफॉर्म अभिक्रिया देंगे। कौन देंगे हेलोफॉर्म अभिक्रिया, हेलोफॉर्म अभिक्रिया कौन देते हैं, एल्डिहाइड, अल्कोहल और कीटोन, ठीक है ना। चलो अल्कोहल वाली देखते हैं। तो पहले हम अल्कोहल से देखते हैं। तो अल्कोहल किस प्रकार से आ जाएगा, अल्कोहल क्या होता है, CH3 CH2 OH, हमने क्या लिया, एथेनॉल लिया। और इस पर किसकी रिएक्शन होगी बेटा, क्लोरीन की सर। क्लोरीन की। चलो क्लोरीन के भी अगर एक सर बार, क्लोर हाँ जी सर, हाँ बिल्कुल बनाओ अगर क्लोरीन सर की रिएक्शन। क्लोरोफॉर्म हाँ बनाएंगे तो ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद प्लस NaOH की सर। NaOH की। और एक कितने कितने मॉलिक्यूल होंगे, सर Cl2 के 4 होंगे सर और NaOH के 6। NaOH के 6 मॉलिक्यूल होंगे। और ये क्या बना देगा, ये क्लोरोफॉर्म का निर्माण करेगा। किसका फॉर्म निर्माण करेगा,
क्लोरोफॉर्म का। क्लोरोफॉर्म का, ठीक है ना, CHCl3। और प्लस क्या बनेगा इसमें, HCONA HCOONA और NaCl plus H2O। NaCl प्लस H2। कुछ गलत तो नहीं हुआ? सही है सर। सही है ना। यहाँ पर 5 मॉलिक्यूल NaCl ले लेंगे हम, है ना, 5 मॉलिक्यूल NaCl आ जाएंगे, ठीक है। अब दूसरा देखो, हमने तो अल्कोहल से लिया, एल्डिहाइड भी तो देते हैं, तो एल्डिहाइड के लिए हम क्या लेंगे, CH एस्टल्डिहाइड। एस्टल्डिहाइड, CH3CHO। अब इस समय चलो हमें क्लोरोफॉर्म न बना करके आइडोफॉर्म बनाना चाहते हैं, तो उस समय क्या लेंगे, 4 molecule I2। 4 मॉलिक्यूल I2 लेंगे, किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, NaOH के साथ। NaOH के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, है ना, 6 मॉलिक्यूल NaOH के साथ करवाएंगे, और क्या बनेगा, आइडोफॉर्म। CHI3। ये आइडोफॉर्म है ना, क्लोरोफॉर्म, आइडोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म भी बनता है ना। तो ये आइडोफॉर्म बनेगा, और प्लस क्या होगा साथ साथ में, मैंने अलग अलग लिए है ना, ये इसके साथ भी क्लोरीन रिएक्शन कर सकता है बेटा, यहाँ क्लोरीन कर सकता है इससे रिएक्शन, है ना। और यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ क्या बनेगा, सोडियम एसिटेट बन जाएगा, CH3CONA, ऐसे बनता है, ये बनेगा या नहीं बनेगा, CH3CONA बनेगा या नहीं बनेगा, आप लोग बता ही नहीं रहे, यस नो। चलो कोई बात नहीं, ठीक है ना, बनेगा, नहीं बनेगा। यहाँ क्या बनेगा, क्या बनेगा बताओ, HCONA। बिल्कुल ऐसी हो। और ऐसा कैसे यहाँ CH3CONA कब बनेगा, जब हम एसीटोन लेंगे, CH3COCH3। इस पर देखो बेटा, इस पे कितने मॉलिक्यूल रिएक्शन होगी, यहाँ पर भी चलो मान लीजिए हम आइडोफॉर्म बनाना चाहते हैं, तो I2 की रिएक्शन करवाएंगे, और प्लस 6 मॉलिक्यूल NaOH की रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है ना। और इज इक्वल टू बना देगा CH3CHI3, और प्लस इसमें क्या होगा, इसमें बनेगा CH3CONA बन जाएगा, प्लस 5 मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे इसमें, NaI बन जाएंगे, और प्लस H2 बन जाएंगे। ये बैलेंस कर लेना बेटे इसको, है ना। कहीं कहीं पर क्या किया जाता है, इन दोनों की रिएक्शन को करके, जैसे मान इन दोनों की आपस में रिएक्शन होती है, तो ये क्या बना देता है, आयोडिक एसिड बना देता है, NaOI बन जाता है, और तब इसकी रिएक्शन करवाई जाती है। ये दोनों अभिक्रिया करके ये बना देते हैं, फिर इसकी रिएक्शन एसीटोन से या इससे करवाई जाती है, तो तब भी आइडोफॉर्म बनता है। इसलिए आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना है ना। जो रिएक्शन हमने कहा, ये इस टाइप से मैंने करवा रखा है, किसमें, जो हमारी रिएक्शन PDF में भेज रखा आपको, इस टाइप से मैंने वो कर रखी, ठीक है ना, तो कंफ्यूजन नहीं होना, ठीक है। ये क्लियर हो गया, ये इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें ज्यादा टाइम दिया, है ना। देखो बेटा, उसके बाद ये वाली रिएक्शन पूछी गई है 2-3 बार, ये अभिक्रिया कौन देता बेटा, हेल फोलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया कौन देता है, और किस चीज का निर्माण करते हैं, क्या कौन देता बेटा ये अभिक्रिया, हेल फोलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया। यदि हम देखें तो ये सिंपल प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और कौन देता है, ये देता है जो हमारे पास क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल में यदि हम देखेंगे, जैसे मान लीजिए ये CH3COOH, इसकी अभिक्रियाएं तो बहुत सारी हमने देखी होंगी, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में ये वाला जो ये एल्कीन लगा हुआ है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, यहाँ परिवर्तन आता है, इस पे रिएक्शन होती है। बहुत सिंपल रिएक्शन है बेटा। देखो हम क्या करेंगे, ये लिया हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल लिया, और इस पर हम क्या करते हैं, क्लोरीन की रिएक्शन करवाते हैं, Cl2,
और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, ठीक है ना। ये रेड फास्फोरस की उपस्थिति में कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हम इसको गर्म करवाते हैं। और ये अभिक्रिया क्या करता है, ये अभिक्रिया कहाँ, ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहाँ होती, इस वाली पोजीशन पर, है ना। और यहाँ से क्या होगा, यहाँ CH2 हो जाएगा और Cl, और बाकी जो हमारे पास ये मॉलिक्यूल है COOH, ये ऐसे ही बना रहेगा, ठीक है ना। और माइनस क्या निकल जाएगा इसमें से, HCl निकल जाएगा। फिर अगेन रिएक्शन करेगा Cl2 रिएक्शन करेगा, तो फिर क्या बनाएगा, वही सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, है ना। तो CH, Cl2 और COOH बन जाएगा, ठीक है ना, COH। फिर इसमें से भी क्या निकला, HCl निकल गया, माइनस HCl। फिर अगेन रिएक्शन होगी Cl2 के साथ, और ये जो कंपाउंड बनाएगा Cl2 के साथ मिल करके वो क्या बना देता है, CCl3 और COOH, ये अभिक्रिया होती है। और प्लस इसमें HCl मॉलिक्यूल निकल, देखो इसमें क्या हो रहा है, किस पर अभिक्रिया हो रही, ये जो यहाँ पर एल्किल ग्रुप है, और ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया है ना, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। ये क्या करता है, क्लोरीन और ब्रोमीन, यहाँ ध्यान रखना, क्लोरीन और ब्रोमीन जो है इस अभिक्रिया को सॉल्व करते हैं। तो इसी टाइप से, जैसे मान लीजिए, चलो ये तो हमने क्या लिया, एसिटिक एसिड लिया, तो हम प्रोपेनोइक एसिड भी तो ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिया CH3 CH2 COOH, ये मान लीजिए हमने प्रोपेनोइक एसिड लिया, तो यहाँ पर कितने ब्रोमीन जुड़ सकते हैं, यहाँ पर कितने ब्रोमीन जुड़ सकते हैं। ये मैसेज क्यों कर रहे हो आप सीक्रेट? सर मैंने आपको वो भेजा था सर, वो जो एनसीईआरटी में सर, एनसीईआर ये सारे नेम रिएक्शन और वो दे रखा है सर, क्या कन्वर्जन सर, सारे कन्वर्जन सर इसमें। अच्छा अच्छा, ये सारे कन्वर्जेंस है। इनको करवा देना सर एक बार, क्योंकि ये मिले नहीं सर हमें बुक में कहीं। अच्छा ये वाले, चलो ठीक है, एनसीईआरटी बुक में ना, ठीक ठीक, ये सर पीछे दे रखे हैं। हाँ हाँ, प्रोपेंसिव कन्वर्जन है, ठीक है। ये वाला तो है, जो एसीटोन की उपस्थिति में एथेनॉल, KOH की उपस्थिति में KOH, ठीक है ना, एथेनॉल अल्कोहलिक KOH है, तो ये डिहाइड्रेशन होगा, जल के साथ अभिक्रिया, ठीक है, जलीय पोटेशियम, ठीक है, करवा देंगे, है ना, एनसीईआरटी बुक है ना, ठीक है ना। तो इस टाइप से देखो यहाँ पर, अब यदि हम इस पर अभिक्रिया करवाएंगे, करवाने तो है, अभी कन्वर्जन तो हमने करवाया नहीं, ठीक है ना। इस पर हम क्या करवाएंगे, ब्रोमीन की रिएक्शन करवाते हैं, Br2 की रिएक्शन, देखो ब्रोमीन की रिएक्शन करवाएंगे, और वही हम रेड फास्फोरस भी ले सकते हैं, या क्या कर सकते हैं, HNu भी ले सकते हैं, यहाँ पर HNu, ये HNu ले लिया हमने, है ना। और ये क्या बना देगा, ये बना देगा CH3, ठीक है ना, और फिर क्या बन जाएगा CH, और इस पोजीशन पर ब्रोमीन आ जाएगा, ब्रोमीन आएगा एंड COOH आ जाएगा, और प्लस देखो, अब ब्रोमीन कहाँ है, ये अल्फा पोजीशन वाला, इससे नहीं करेगा, तीसरे वाले से नहीं, जो जस्ट लगा होगा किसके बगल में, ये है हेल्फ-होलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया। ध्यान रखना, आपको जो पहले इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बाद जो लगा हुआ है एल्किल ग्रुप होगा, उसी से होगी, इससे नहीं होगा, है ना, इससे कम चांसेस होते हैं, बहुत कम। तो यहाँ पर होता तो है, लेकिन बहुत ड्रास्टिक कंडीशन में होता है, ठीक है ना। फिर ब्रोमीन की रिएक्शन करवाएंगे, यहाँ पर HBr निकल जाएगा, फिर ब्रोमीन की रिएक्शन करवाएंगे, फिर देखो हमने क्या किया, CH3 लिया, और C, यहाँ पर दो ब्रोमीन जुड़ गए, एक ऊपर की तरफ जोड़ दो, एक नीचे की तरफ, ठीक है ना, या Br2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, और COOH। इस प्रकार से हम क्या बना सकते हैं बेटा, ये अभिक्रिया है, इसको बोलते हैं हेल्फ-होलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया, ठीक है ना, ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया है एक प्रकार की, ठीक है ना। देखो हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शन हुआ करती थी पहले, अब तो पूछते नहीं, इससे क्या होता है, हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया क्या है, इस अभिक्रिया सर के द्वारा, हाँ, हाँ बोल, RCOCH NH2। बिल्कुल ठीक है, इस अभिक्रिया के द्वारा, ठीक कह रहे हो है ना, इस अभिक्रिया के द्वारा हम क्या बनाते हैं, प्राथमिक अमीन बनाते हैं। और किसके द्वारा बनाया था हमने प्राथमिक अमीन अभी, गैब्रियल थैलामाइड। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। प्राथमिक अमीन थोड़ा ऐसे भी याद करना, प्राथमिक अमीन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, प्राथमिक अमीन बना सकते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा, और दूसरा हमने गैब्रियल थैलामाइड द्वारा बनाया है ना, गैब्रियल थैलामाइड द्वारा भी बनाया था, आइडोफॉर्म सर किसके द्वारा, कार्बिलमीन से भी।
कार्बिल से भी बना सकते हैं, बहुत बढ़िया। कार्बिल वाला इस बार पूछा गया था कि प्राथमिक अमीन किससे बन सकते हैं, है ना। तो कार्बिल के द्वारा भी देखो इस बार वाला क्वेश्चन भी, तो इसलिए मैं इसी टाइप से क्वेश्चन रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर हम क्या लेंगे और किससे बनते हैं, प्राथमिक अमीन क्या होता है, जो प्राथमिक अमीन होता है वो प्राथमिक अमीन किससे बनते हैं, प्राथमिक जो हमारे पास अमीन होगा, प्राथमिक सॉरी है ना, प्राथमिक चलो कोई बात नहीं, इसको सही कर लेना आप लोग अपने हिसाब से ना, प्राथमिक अमीन। तो यहाँ पर देखो हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया क्या होती है बेटा, देखो यहाँ पर ये एस्टाइमाइड के साथ बस के द्वारा बनता है। एस्टाइमाइड क्या होता है, जैसे हम क्या लेंगे CH3CO CH3CONH2 होता है, इसको बोलते हैं एथेनामाइड या एस्टाइमाइड, है ना। और इस पर हम क्या करवाएंगे, ब्रोमीन की रिएक्शन करवाएंगे। देखो ब्रोमा, देखो हॉफमैन तो साइंटिस्ट था, ब्रोमा एमाइड, एमाइड ग्रुप है, ब्रोमीन ही है ना। सिर्फ ये याद रखना पड़ेगा आपको कि 4 मॉलिक्यूल KOH लेने पड़ेंगे। 4 मॉलिक्यूल क्या आएंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और ये क्या बना देता है, सीधे हमारे पास प्राथमिक बन जाता है CH3NH2, और प्लस क्या हो जाएगा K2CO3 और प्लस 2KBr और प्लस 2 मॉलिक्यूल H2, इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है ना। एक दूसरी अभिक्रिया भी हो सकती है, देखो जैसे मान लीजिए हमने लिया, यहां पर ले सकते हैं CH3 CH2 और CONH2, ठीक है ना, और प्लस ब्रोमी, प्लस क्या होगा 4 मॉलिक्यूल KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और इसके साथ ही बन जाता है बेटा ये प्राथमिक अमीन बन जाएगा CH3 CH2 NH2 बन जाएगा, और प्लस K2CO3 और प्लस 2KBr प्लस 2H2। चलो ठीक है बेटा, ये तो था हमारे पास जो रिएक्शन से संबंधित है, इनको आप लोग पढ़ेंगे, है ना। एक बहुत ही महत्वपूर्ण हॉफमैन निराकरण अभिक्रिया, इसको मैं कल बताता हूँ आपको। इससे पहले कुछ चीज मैं बताना चाह रहा था आप लोगों को, है ना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने कहीं से मंगवाया है किसी अपने साथी से, और ये मेरे पास केमिस्ट्री का नहीं है लेकिन फिजिक्स का है। सबसे बढ़िया बात तो ये फिजिक्स का है, और फिजिक्स में यदि आप लोग देखोगे, ये मालूम क्या है, ये एक थोड़ा सा इसको आप लोग डिस्क्लोज भी नहीं करोगे और बच्चों को इस टाइप से नहीं करोगे ना, है ना। देखो बेटा ये है हमारे पास भौतिक विज्ञान का पेपर है और अंक विभाजन योजना है। ये बोर्ड के जो पेपर बनाते हैं, जो लोग पेपर बनाते हैं, वो पेपर बनाने के साथ साथ एक स्कीम देते हैं टीचर्स को कि आपको किस प्रकार से चेक करना है ना। पेपर में कैसे देंगे, देखो जिससे पहला क्वेश्चन था, ये 2020 का 22 का पेपर है, और ये भौतिक विज्ञान का पेपर है ना, संकेतांक ये दे रखा है। और इसमें क्या होता है कि जैसे मानो देखो प्रस्तावित उत्तर क्या हो सकता है, देखो ये 1 नंबर का क्वेश्चन है बेटा, तो आपको जैसे ऑप्शनल दिए हुए हैं, आपने केवल इतना लिखना है, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट मत करना है, आपको 1 नंबर मिलेगा, ठीक है ना। ये देखो वेवर लिखा 1 नंबर मिलेगा, बीटा किरणें लिखी 1 नंबर मिलेगा, और ये लिखा सीधे फॉर्मूला ये लिखा। अब इसमें क्या होता है, इसमें पेपर में ये है, देखो ये आपको 1 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको पूछा क्या है, मुझे इसका पेपर नहीं है मेरे पास, ठीक है ना, आप लोग पेपर देख लेना। ये देखो ये लिख रहा है बंद परिपथ में सेल द्वारा विद्युत धारा भेजते समय, ठीक है ना। तो इसमें आपको ये दिया गया है कि यदि आप इतना लिखोगे तो आपको 1 नंबर पूरा मिलेगा। यहाँ देखो इस पार्ट में दिया हुआ है, इस पार्ट में क्या दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन दे रखा है। मैं इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को कि यही केमिस्ट्री में भी इसी प्रकार से होता है। आप लोगों को दिखाई तो दे रहा होगा, यस ये सर। सर। दिखाई दे रहा है ना बेटा। चलो माना देखो थोड़ा सा 1 मिनट छोटा कर लेते, ठीक है ना। ये पेपर सॉल्यूशन आता है बेटा, जो पेपर चेक करते हैं उनके लिए सॉल्यूशन आता है, तो ये मैं तुम्हें वहां से ला करके दे रहा हूँ। देखो ये देखो छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, और इसमें 2 चीजें पूछी हुई, एक लॉरेंस बल पूछा हुआ है और एक उसका फॉर्मूला है, ठीक है ना। वहां पूछा गया क्वेश्चन इस टाइप से पूछा गया, लॉरेंस बल किसे कहते हैं। तो देखो इसमें लिखा हुआ है कि जब कोई आवेशित कण किसी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो कण
पर एक बल आरोपित हो जाता है, इसे लॉरेंस बल कहते हैं। देखो इसने क्या किया, दो पार्ट में कर दिया। यदि वो लॉरेंस बल की डेफिनेशन लिखता है तो बच्चे को आधा नंबर दिया जाए, और यदि फॉर्मूला भी लिख रहा है तो आधा नंबर और दिया जाए, टोटल मिलाकर के 1 नंबर। ये बात समझ में आए? यहाँ E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, देखो E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, कुछ पूछा गया होगा क्वेश्चन, तो उसने क्या किया कि यदि वो बच्चा इतना लिखता है, केवल इतना लिखेगा, तो उसे आधा नंबर दिया जाए, और जब इस वैल्यू को 7 लिखता है तो तब उस आधा नंबर मिला करके टोटल 1 नंबर दिया जाए। ये वहां से निर्धारित होता है ना। देखो N प्रकार इलेक्ट्रॉन और P प्रकार, यहाँ शॉर्ट में दिए होंगे उन्होंने आंसर, है ना, P प्रकार कोटर या होल्स। तो ये देखो यदि उसने इलेक्ट्रॉन लिखा है कहीं पर भी तो उसे आधा नंबर दिया जाएगा इस N प्रकार में। और जो यदि पेपर देख लेना आप लोग इस प्रकार से, मेरे पास पेपर नहीं है इस समय, ये देखो मैं एक बार एनसीईआरटी बुक का पेपर 2022 का है ना, एक मिनट बेटा है, देखते हैं पेपर देखता हूँ मैं, तो उससे और क्लियर हो जाएगा, है ना, तब आप लोगों को क्लियर लगेगा ना क्या है। यूबीएससी यूबीएससी ये है उत्तराखंड बोर्ड, है ना, इसमें पेपर आए होंगे बोर्ड, ये है बेटा, यहाँ पर ये जाएंगे ना ओल्ड पेपर्स एंड इस पे क्लिक करेंगे, ये हमारे पास पेपर खुल गए, और ये है और 2023 का सैंपल, ये तो सैंपल पेपर दे रखे उन्होंने, है ना, इंटरमीडिएट की केमिस्ट्री का एक सैंपल पेपर दे रखा है, और आंसर सीट हमें चाहिए, क्वेश्चन पेपर चाहिए, है ना, क्वेश्चन पेपर 2022 का इंटरमीडिएट फिजिक्स का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा, है ना। तब हम उस हिसाब से आपको ये लिखना, ये मैं आप लोगों को सेंड करूंगा, मैंने सेंड इसलिए नहीं किया कि पहले मैं आप लोगों को बता दूं किस प्रकार से होना है, फिर उसके बाद मैं सेंड करूं आपको, है ना, इसलिए मैंने पहले सेंड नहीं किया था इसको। अब मैथमेटिक्स फिजिक्स ये है ना, तो पार्ट में खोल देता हूँ इसको, तो बड़ा बनाते हैं। चलो इसको इस टाइप से ले लेता हूँ, चलो पढ़ा करके देख लेंगे ना। चलो इसमें देख लीजिएगा, इसमें क्वेश्चन नंबर हम एक एक करके देखते हैं। इसमें कौन सा क्वेश्चन था, जैसे देखिए ये तो खैर सिंपल है ना, ये था लॉरेंस बल। देखो लॉरेंस बल पूछा हुआ है ना, ये देखो लॉरेंस बल क्या है, और उसका पूछ रहा है साथ साथ में क्या कह रहा है, इसके लिए व्यंजक लिखिए, तो आधा नंबर का एक लॉरेंस बल है, आधा नंबर का व्यंजक है। देखो ये कह रहा है 1 ग्राम पदार्थ के लिए समतुल्य ऊर्जा परिकलित कीजिए, केवल आप परिकलित कीजिए, केवल यदि फॉर्मूला लिखते हैं कि 1 ग्राम पदार्थ के लिए समतुल्य ऊर्जा परिकलित कीजिए, यदि आपने केवल फॉर्मूला लिखा E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, तो तब आपको क्या मिलेगा, आधा नंबर मिलेगा। कैलकुलेशन भी नहीं की तब भी मिलेगा आधा नंबर, है ना। और यदि कैलकुलेशन के साथ करते हैं, जैसे माना इसमें कैलकुलेशन किया गया है, तो कैलकुलेशन में क्या है, देखो यहाँ पर हमारे पास इस टाइप से कैलकुलेट किया है इसने, देखो यहाँ पर ये देखिए E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, यानी कि इतनी वैल्यू निकाली तो आधा नंबर पूरा नंबर मिल गया, है ना। दूसरा क्वेश्चन यदि हम और आगे देखें, इसमें इस प्रकार से देखें कि ये देखिए दूसरा क्वेश्चन है, एन प्रकार और पी प्रकार के अर्धचालकों में बहुसंख्यक आवेशों का नाम लिखे, केवल आवेशों का नाम लिखना। और तुमने क्या किया कि एन प्रकार लिखा, देखो एन प्रकार ये एन टाइप है बेटा, यहाँ लिखा हुआ, तो एन टाइप आपने लिखा कि आवेश कौन से होंगे, एन टाइप में आवेश कौन से वाले होंगे, तो आपको सीधे लिखा आपने, देखो एन प्रकार के जो है उसमें लिखा इलेक्ट्रॉन, तो आपको आधा नंबर मिल गया। पी टाइप में लिखा आपने कोटर होल्स, तो ये इस टाइप से आ जाएगा, आधा नंबर मिल जाएगा। इसी टाइप से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने दे, ये ध्यान रखना है, ये दोनों चीजें मैं आप लोगों को पेपर भी भेज दूंगा, और ये दोनों चीजें, है ना। देखो यहाँ पर दिया है 9वां क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन किस प्रकार से है, देखो 9वां क्वेश्चन पूछा हुआ इसने
ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान रखना है ना। ये कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र और संकेतों का अर्थ बताते हुए लिखिए। ये क्वेश्चन पूछा गया है। अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र और प्रयुक्त संकेतों का अर्थ बताते हुए लिखिए। तो आपको क्वेश्चन को समझना होगा कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है ना। देखो आंसर देखो, उसने सीधे लिखा E इज इक्वल टू, ये देखो कंडीशन से लिखी, और यहां पर जो प्रयुक्त सूत्र है देखो E है ये वाला, है ना, इस टाइप से धनावेश की ओर ले जाता है। उसके बाद ये दे रखा है और बाकी ये चीजें दी है। अब इसने पार्ट की है, देखो 4 पार्ट में किया। आप केवल ये फॉर्मूला लिखते हो तो आधा नंबर मिलेगा आपको। इस कंडीशंस को लिखते हो, ई की दिशा द्विध्रुव की दिशा, देखो अनुदिश किरण से धनावेश की ओर होगी, तो आधा नंबर यहाँ मिलेगा। जितना आपको याद है उतना लिखना है। देखो यदि आपने इस 1/4 पाई इसकी वैल्यू लिख ली है, देखो ये वाला पार्ट लिख लिया, तो आधा नंबर आपको दिया गया है ना। फिर आर का ये दिया है तो ये आधा नंबर। आप में से सपोज आपके पास एक फॉर्मूला याद है आपको, तो आपने ये लिख लिया, फॉर्मूला ये लिख लिया, लेकिन आपको ये याद है केवल, तो आप इसको भी लिख लो, तो कोई दिक्कत नहीं। ये नंबर तो कट जाएंगे जब आपको याद है ही नहीं, पर जो जितना याद है उनको लिख लो। समझ में आया? ये है बेटा स्टेप वाइज मार्किंग। इसमें आपको जितना याद है उसके नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको आप, मेरे पास केमिस्ट्री का मिल नहीं पाया कहीं से, ठीक है ना, लेकिन ये फिजिक्स का मिला तो मैंने कहा चलो इसी को बता देता हूँ, ठीक है ना। देखो 10वां क्वेश्चन देखो बेटे, ये है मुक्त इलेक्ट्रॉन के लिए ये अनुगमन स्थिति पूछी हुई है। तो यदि हम यहाँ आंसर को देखेंगे तो उन्होंने आंसर को क्या तय किया, उन्होंने कहा कि जो इस प्रकार का आंसर होगा 10वें क्वेश्चन के लिए इस प्रकार से आ जाएगा। ये आंसर मैं भेजूंगा इसको आप लोगों को, है ना। देखो ये है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ देखो उसने कहा कि देखो पहले पार्ट लिखा है, यदि तार के किसी परिच्छेद में 1 सेकंड तक गुजरने वाली इलेक्ट्रॉन द्वारा लिया जा रहा है इतना आवेश Q इक्वल टू, तो ये आधा नंबर ये दे रही है, ठीक है ना। फिर आगे देखो आधा नंबर में पार्ट, तो मैं इसको सेंड कर रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। बाकी आप समझ लेना कि फिजिक्स मुझे उतनी अच्छी तरह नहीं आ पाएगी, ठीक है ना। और ये देखो कि मैं फिजिक्स से इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास फिजिक्स का उपलब्ध है, केमिस्ट्री का होता तो मैं आप लोगों को बता देता, है ना। तो आपको जितनी चीजें पूछी गई बेटा उसी हिसाब से आपको आंसर लिखना है। ये स्ट्रेटेजी अपना लो, क्योंकि जिस बच्चे ने ये स्ट्रेटेजी अपना ली उसको नंबर देखो। यहाँ देखो धातुओं के प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है और अर्धचालकों के की प्रतिरोधकता बढ़ाने पर घटती है। देखो 2 पार्ट है इसके, इस क्वेश्चन के 2 पार्ट होंगे। देखो मैं अब क्वेश्चन पढ़ लेते पहले, 11वां क्वेश्चन है ना। देखो धातुओं तथा अर्धचालकों की प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव बताइए। धातुओं और अर्धचालकों में प्रतिरोधकता का ताप का प्रभाव। देखो तो इसमें 2 चीजें पूछी है। धातुओं पर की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, केवल इतना लिखा उसने, ज्यादा नहीं लिखा, 1 नंबर मिलेगा, है ना। देखो अर्धचालकों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर घटती है, बस इतना लिखा, 1 नंबर मिल गया। आपको ज्यादा लिखने की जरूरत ही नहीं है। जब क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था उसने, यदि हम क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, धातुओं तथा अर्धचालकों की प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव लिखिए। तो उसने यहाँ पर सिंपल हमने धातुओं के देखना है कि धातुओं पर क्या होगा, तो धातुओं पर बढ़ती है और अर्धचालकों पर क्या होती है, घटती है। बस इतनी चीजें उसने 2 लाइन में लिखी और उसको पूरे 2 नंबर मिलेंगे। देखो तो धातुओं की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर बढ़ती है, बस इतना लिखा, 1 नंबर। अर्धचालकों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर घटती है, बस ये आ जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से ये है बेटा उनका जो सोल्यूशन दिया रहता है। इसके अलावा जितनी चीजें हम लिखते हैं वो फालतू की चीजें होती हैं, वो हमारे लिए किसी प्रकार का उपयोगी, नंबर देने में योग्य नहीं मानी जाती। हमें जितना पूछा जाए उतना ही लिखना है। तो ये पैटर्न अप्लाई करो, ठीक है ना। जो प्रैक्टिस करेंगे हम इसी प्रकार से पेपरों की प्रैक्टिस करेंगे, है ना। हमें ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं। इसी इसी बेस पर मैंने क्वेश्चन पेपर जो हमने बनाया था आप लोगों को, इसको मैं सेंड कर रहा हूँ आप लोगों को, है ना। पेपर इसको मैं सेंड कर दूंगा आप लोगों को। 1 मिनट है ये, चलो यहाँ अब वापस चलते हैं यहाँ पर। मैंने नेम रिएक्शन इस समय का जो पेपर बनाया था, मैंने जो प्री बोर्ड का पेपर बनाया था, है ना। उस प्री बोर्ड के पेपर को यदि हम देखें
आप लोगों ने करना क्या था, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आया, पहला क्वेश्चन इस टाइप से, मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए उनको। देखो बेटा, ये पहला क्वेश्चन था हमारे पास कि कार्बिल अमीन अभिक्रिया, देखो कार्बिल अमीन परीक्षण परीक्षण अभिक्रिया है, किसका है? तो हमने सिंपल यहाँ पे लिखना था प्राथमिक अमीन, क्योंकि मैंने इस रिएक्शन इसलिए लिखी ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि प्राथमिक अमीन बन रहा है इसमें कि नहीं बन रहा है ना, किसका परीक्षण हो रहा है, सॉरी परीक्षण किसका हो रहा है। तो ये देखो प्राथमिक अमीन है हमारे पास, है ना। ये देखो यहाँ पर हमारे पास ये क्या है, प्राथमिक अमीन है। कौन से वाले? यदि हम इसको इस टाइप से देखें तो ये प्राथमिक अमीन है, ठीक है ना। इन्हीं का तो हम परीक्षण कर रहे हैं। देखो ये कह रहा है कि देखो कार्बिल अमीन परीक्षण अभिक्रिया है, तो ये प्राथमिक अमीन की, ये प्राथमिक अमीन हमारे पास जहां पर NH2 होगा, है ना। तो यहाँ पर केवल आंसर लिखना था हमने प्राथमिक 1 डिग्री अमीन, ठीक है ना। दूसरा है हमारे पास K4FeCN की होल 6, इसमें ऑक्सीकरण, सॉरी क्या पूछा है, सही संयोजन संख्या पूछी हुई है, सॉरी फिर मैंने गलत कर दिया था, है ना। ये 6 होगा, सही संयोजन संख्या 6 होगी बेटा, क्योंकि जब भी हमने सह संयोजन संख्या पूछी है, कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, लिगेंड्स के बराबर होता है। मान लीजिए हमारे पास K4Fe और Cn की होल 6 है। देखो इसमें क्वेश्चन मैं भी गलती कर रहा हूं, आप लोग तो करेंगे ही, मैं भी गलती कर पा रहा हूं, है ना। देखो कैसे, अब ये जब क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, अधिकांश संख्या पढ़ लेते हैं। देखो यहाँ पूछा हो सह संयोजन संख्या, सह संयोजन संख्या का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, और हम क्या पढ़ लेते हैं इसको जल्दीबाजी में, ऑक्सीकरण संख्या। और यदि हम ऑक्सीकरण संख्या लिखा होगा तो ऑक्सीकरण संख्या तो सरल है ना। ऑक्सीकरण संख्या, मैंने ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर लिखा है इसको +2, है ना, ऑक्सीकरण संख्या। लेकिन ये ध्यान रखना आपको, जल्दीबाजी नहीं करनी, है ना। मैंने भी जल्दीबाजी की, यहाँ देखो 2 लिखा हुआ है ना आंसर, क्योंकि यहाँ पर यदि देखेंगे तो +1 × 4 ऑक्सीकरण संख्या निकाल रहा हूं, है ना। और प्लस यदि इसको x देखेंगे, यहाँ पर क्या होगा, -1 × 6 हो जाएगा, है ना। और = 0 आएगा, तो यहाँ पर +4 हो गया और x हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा, = 0। तो ये क्या आ जाएगा, x - 2। देखो ये प्लस के 4 तो इसमें से खत्म हो जाएंगे, तो 2 ही बचता माइनस के 0, तो x = क्या होगा, +2। तो मैं इस आधार पर लिख रहा था 2, लेकिन ये क्या है बेटा, ये सह संयोजन संख्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर है। ये क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर। और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर जो सह संयोजन संख्या होती है, वो उसमें उपस्थित जो कोऑर्डिनेशन लिगेंड्स होते हैं उनकी संख्या होती है। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होने, 6, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आना चाहिए 6। कितने लोगों ने सही किया?